चलो तो भैया अभी हमने इंटरनल कंट्रोल्स का पूरा रिकैप कर लिया। यस सर, हमने इंटरनल कंट्रोल्स का पूरा रिकैप कर लिया। अब हम एक टॉपिक चालू करेंगे। क्या टॉपिक चालू करेंगे सर? हम एक टॉपिक चालू करेंगे, व्हाट इज एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। क्या टॉपिक चालू करेंगे? व्हाट इज एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। हम एक टॉपिक चालू करेंगे भाई साहब कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या होता है। क्या टॉपिक चालू करेंगे? व्हाट इज एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। हम एक टॉपिक चालू करेंगे कि भाई ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या होता है, व्हाट इज एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। अब देखो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या होता है सबसे पहले तो अपने को याद रखना है, वर्ड याद रखो। अगर हम अपने बिजनेस के प्रोसेसेस, ऑपरेशंस, अकाउंटिंग और डिसीजन मेकिंग, PODA, प्रोसेस, ऑपरेशन, डिसीजन मेकिंग और अकाउंटिंग, अगर ये चारों काम कंप्यूटर से कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि हमारी एंटिटी में क्या क्रिएट हुआ है? ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है। देखो सबसे पहले तो समझो, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को इंफॉर्मेशन सिस्टम एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को इंफॉर्मेशन सिस्टम एनवायरनमेंट भी बोलते हैं, या ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। पहले तो ये याद रखो। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई साहब ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या है? इट रेफर्स टू बिजनेस एनवायरनमेंट वेयर प्रोसेस, ऑपरेशंस, अकाउंटिंग एंड डिसीजंस and even decisions are carried out using computers। अगर हम प्रोसेस, ऑपरेशन, डिसीजन और जो भी अकाउंटिंग का काम है वो कंप्यूटर से कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि हम किस में हैं? ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में है। अब पेपर में एक सवाल आएगा कि भाई की फीचर्स बताओ। किसके की फीचर्स बताओ? पेपर में क्वेश्चन आएगा कि भाई की फीचर्स बताओ। किसके की फीचर्स पूछ सकता है पेपर में? आपसे पेपर में बेटा की फीचर्स पूछ सकता है। किसके की फीचर्स पूछ सकता है? आपसे पेपर में बेटा की फीचर्स पूछ सकता है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के। तब देखो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या है? काम जल्दी होगा, फास्टर बिजनेस ऑपरेशंस। आज कंप्यूटर से काम करोगे तो काम जल्दी होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। फास्टर बिजनेस ऑपरेशंस। एक क्या फायदा है? डेटा की प्रोसेसिंग में एक्यूरेसी रहेगी, तो एक्यूरेसी इन डेटा प्रोसेसिंग। डेटा की प्रोसेसिंग में एक्यूरेसी रहेगी, सारा काम एक्यूरेटली आप क्या कर पाओगे? रिकॉर्ड कर पाओगे। और क्या फायदा है? आप में एबिलिटी रहेगी टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस। यू विल बी एबल टू प्रोसेस। आज कंप्यूटर की डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑब्वियसली मैनुअल से ज्यादा होती है। अच्छा, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ ऑपरेशंस हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ ऑपरेशन का क्या मतलब है? इंटीग्रेशन ऑफ ऑपरेशंस का मतलब है कि सारा काम एक जगह हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ ऑपरेशंस का क्या मतलब है? कि सारा काम एक जगह हो जाता है। यहां पे आपको क्या मिलेगी? यहां पे आपको क्या मिलेगी? बेटर सिक्योरिटी मिलेगी। अच्छा, ह्यूमन एरर, कंप्यूटर से काम करोगे तो ह्यूमन एरर्स तो कम ही होंगे, लेस ह्यूमन एरर्स भी होंगे। क्या होगा यहां पे? लेस ह्यूमन एरर्स भी होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और एक और बोल सकते हो कि कंप्यूटर्स हमेशा क्या प्रोवाइड करते हैं? बोले कंप्यूटर्स हमेशा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपको की फीचर्स ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के आने चाहिए। अच्छा, अब आगे अपने को समझना है कि ऑडिटर जब ऑडिट पे जाएगा, ऑडिटर जब किस पे जाएगा? ऑडिट पे जाएगा, तो ऑडिटर को क्या करना है बेटा? अंडरस्टैंडिंग लेनी है। ऑडिटर को क्या करना है बेटा? अंडरस्टैंडिंग लेनी है। किसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है बेटा? ऑडिटर को। बेटा ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग लेनी है। बेटा ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग लेनी है। और किसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है बेटा? ऑडिटर को बेटा अंडरस्टैंडिंग लेनी है ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। किसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है? ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की। अब ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में किन किन चीजों की अंडरस्टैंडिंग लोगे? पहला, कंपनी सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करती है? इंफॉर्मेशन सिस्टम बीइंग यूज्ड। कंपनी अकाउंटिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर कौन सा यूज कर रही है? दूसरा, सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या है? वो फाइनेंशियल पर्पसेस के लिए लिया गया है, नॉन फाइनेंशियल पर्पसेस के लिए?
कंपनी के आईटी सिस्टम्स की लोकेशन क्या है, इंडिया में है या इंडिया के बाहर है। कंपनी के सॉफ्टवेयर्स का आर्किटेक्चर क्या है, डिजाइन क्या है। अब डिजाइन एक तो क्लाइंट सर्वर मॉडल भी होता है, क्लाउड के ऊपर भी आप डेटा स्टोर करते हैं। कंपनी जो सॉफ्टवेयर यूज कर रही है उस सॉफ्टवेयर का कौन सा वर्जन कंपनी यूज कर रही है। कंपनी जो सॉफ्टवेयर यूज कर रही है वो इन हाउस है, मतलब नीड के अकॉर्डिंग डिजाइन किया है, या पैकेज्ड है यानी बना बनाया सॉफ्टवेयर कंपनी ने मार्केट से खरीदा है। कंपनी के आईटी एनवायरनमेंट के की पर्संस कौन है, जैसे सीआईओ कौन है, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सीआईएसओ कौन है, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। क्या कंपनी अपने आईटी एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई काम आउटसोर्स करा रही है। नॉर्मली क्या होता है, आईटी सिस्टम का जो केयर एंड मेंटेनेंस है उसको हम आउटसोर्स कर देते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, रिस्क क्या अराइज होते हैं, रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ आईटी सिस्टम्स। अगर हम कंप्यूटर से काम करते हैं, नहीं करते हैं तो ठीक है, अगर हम कंप्यूटर से काम करते हैं तो कंप्यूटर से वर्किंग करने पे रिस्क किस तरह के अराइज होते हैं, क्या क्या तरीके के रिस्क है जो हम फेस करेंगे। देखो आज सॉफ्टवेयर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कई बार उनके अंदर जो सॉफ्टवेयर की कोडिंग होती है वो गलत हो जाती है। तो एक तो रिस्क है इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा का, कि डेटा की प्रोसेसिंग गलत हो जाएगी, इनएक्यूरेट हो जाएगी, उसका रिस्क है। एक रिस्क रहता है अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा, एक ऐसा बंदा हमारे डेटा को एक्सेस कर लेगा जिस बंदे को डेटा को एक्सेस करने की अथॉरिटी नहीं है। एक होता है डायरेक्ट डेटा चेंजेस। डायरेक्ट डेटा चेंजेस ये होते हैं कि सिस्टम में डेटा इनपुट हो गया और इनपुट होने के बाद किसी बंदे ने जाके उस डेटा को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, इसका रिस्क है। एक रिस्क होता है अनऑथराइज्ड चेंजेस, कोई बंदे ने जाके हमारे सिस्टम में अनऑथराइज्ड चेंजेस कर दिए, हमने उसको बोला ही नहीं था कि तू चेंजेस कर, उसने बिना हमसे पूछे अनऑथराइज्ड वे में सिस्टम में जाके क्या कर दिए, चेंजेस कर दिए। फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस, हमारे सिस्टम में जो नेसेसरी चेंजेस करने थे वो आप नहीं कर पा रहे, फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस। लॉस ऑफ डेटा हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस ऑफ डेटा हो रहा है। आज लॉस ऑफ डेटा कब होता है, लॉस ऑफ डेटा तब होता है जब आज आपने कंप्यूटर में डेटा का बैकअप नहीं रखा हुआ, अब बैकअप रखा हुआ नहीं है, हार्ड डिस्क करप्ट हो गई, डेटा लॉस्ट हो जाएगा। तो ये इस तरीके के रिस्क है जो आईटी सिस्टम में आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो एक तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या होता है, फीचर यही है, फास्टर बिजनेस ऑपरेशन होगा, एक्यूरेसी इन डेटा प्रोसेसिंग होगी, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ऑपरेशन होगा। अंडरस्टैंडिंग में यही देख लो, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या यूज कर रही है, जो सॉफ्टवेयर यूज कर रही है उसका पर्पस क्या है, लोकेशन क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, वर्जन क्या है, रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ आईटी सिस्टम। अब एक टॉपिक और आता है, इंपैक्ट ऑफ आईटी रिलेटेड रिस्क। देखो ऊपर हमने आईटी रिलेटेड रिस्क पढ़े, जो इसके जस्ट ऊपर वाला टॉपिक है, इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग, अनऑथराइज्ड एक्सेस, ये सारे के सारे क्या है बेटा, आईटी रिलेटेड रिस्क है। ये सारे के सारे क्या है बेटा, आईटी रिलेटेड रिस्क है। अब आईटी रिलेटेड रिस्क है तो आपको इन रिस्क को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। अब ये रिस्क अगर मिटिगेट नहीं हुए ये रिस्क अगर मिटिगेट नहीं हुए मतलब रिड्यूस नहीं हुए, तो पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि बताओ अगर आईटी रिलेटेड रिस्क को मिटिगेट नहीं किया गया या आईटी रिलेटेड रिस्क को रिड्यूस नहीं किया गया तो इससे आपकी ऑडिट पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो देखो एक तो ऑडिटर ऑडिट में लगाता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, तो आपके सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स पे क्या इंपैक्ट आएगा। देखो लॉजिकली सोचो, क्योंकि रिस्क को मिटिगेट नहीं कर रहे तो फ्रॉड एंड एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सिस्टम से जो डेटा जनरेट होगा, एक तो आप उस पर विश्वास नहीं कर पाओगे, नॉन रिलायंस ऑन डेटा, ऑडिटर डेटा पे रिलाय नहीं कर पाएगा क्योंकि आपने रिस्क को क्या नहीं किया है, मिटिगेट। दूसरा क्या होगा, आपको सारे डेटा को थरोली डिटेल में टेस्ट करना पड़ेगा उनकी एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस के लिए, सैंपल चेकिंग से काम नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा टू बी टेस्टेड थरोली, डेटा टू बी टेस्टेड थरोली, थरोली का मतलब होता है डिटेल में चेक करना,
डेटा टू बी टेस्टेड थरोली फॉर एक्यूरेसी। आपको डेटा को थरोली चेक करना पड़ेगा, किसके लिए? एक्यूरेसी के लिए। कुल मिला के मैं तो बोल रहा हूं आपको क्या करनी पड़ेगी? डिटेल्ड चेकिंग करनी पड़ेगी। ये तो इंपैक्ट हो गया हमारे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स पे। एक इंटरनल कंट्रोल्स पे क्या इंपैक्ट आएगा? आज ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल्स भी तो चेक करेगा, उस पे क्या इंपैक्ट आएगा? वही वाली बात है यार, क्योंकि रिस्क मिटिगेट नहीं हो रहा मतलब कंट्रोल बेकार है। भाई अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे होते तो रिस्क मिटिगेट हो ही जाता ना। रिस्क मिटिगेट नहीं हो रहा मतलब कंट्रोल्स बेकार है, तो अगेन आप कंट्रोल्स पे रिलाय नहीं करोगे, जो कैलकुलेशन सिस्टम पे की गई है उस पे रिलाय नहीं करोगे, और अगेन आपको एडिशनल चेकिंग करनी पड़ेगी, एडिशनल डेटा को एग्जामिन करना पड़ेगा। तो वही बात है, इंपैक्ट ऑन कंट्रोल्स क्या होगा? नॉन रिलायंस हो जाएगा, आप विश्वास नहीं कर पाओगे किस पे? ऑन ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। आप ऑटोमेटेड कंट्रोल्स पे विश्वास नहीं कर पाओगे, एंड सिस्टम से जो कैलकुलेशंस हुई, आप सिस्टम कैलकुलेशंस पे भी रिलाय नहीं कर पाओगे। कुल मिला के आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एडिशनल ऑडिट वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। और लास्ट, इंपैक्ट ऑन रिपोर्टिंग। आपकी ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा? आज अगर कंपनी में आईटी रिलेटेड रिस्क को मिटिगेट नहीं किया जा रहा, आज अगर कंपनी में आईटी रिलेटेड रिस्क को मिटिगेट नहीं किया जा रहा, तो कुछ नहीं होगा, मॉडिफिकेशन आएगी ऑडिट रिपोर्ट में, आपको नेगेटिव रिपोर्ट देनी पड़ेगी, आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाइड और एडवर्स करनी पड़ेगी, और आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताना पड़ेगा कि फलाना फलाना रिस्क था जो कंपनी ने रिड्यूस या मिटिगेट नहीं किया है। तो आपको क्या देना पड़ेगा? मॉडिफिकेशन देना पड़ेगा। और मॉडिफिकेशन कहां देना पड़ेगा? इन ऑडिटर्स रिपोर्ट। बस यही है, ये इंपैक्ट आएगा। तो आज पेपर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, ये पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर आज आईटी रिलेटेड रिस्क को नहीं मिटिगेट किया तो क्या होगा? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू फॉर एग्जाम्स। बताइए यहां पे बात समझ में आती है कि नहीं आती? बोलिए यस और नो। बिल्कुल आती है सर, आगे बढ़ो। तो अभी देखो, हमने ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या होता है ये पढ़ लिया, उसके फीचर्स देख लिया, अंडरस्टैंडिंग ले ली, रिस्क देख लिया, और इंपैक्ट ऑफ आईटी रिलेटेड रिस्क देख लिया। अब देखो अगला टॉपिक आता है, टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स। टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स किसके टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स? टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। अगला टॉपिक क्या आ गया बेटा? टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। अब देखो सबसे पहले समझो, इंटरनल कंट्रोल्स तीन तरह के होते हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में। उसमें सबसे पहला होता है जनरल आईटी कंट्रोल। सबसे पहला कौन सा होता है? देखो मैं आपको ना जनरल आईटी कंट्रोल के बारे में समझाता हूं। एक तो होता है जनरल आईटी कंट्रोल, और इसके बाद नेक्स्ट वाला बताऊंगा एप्लीकेशन कंट्रोल। देखो जनरल आईटी कंट्रोल क्या होता है? ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जनरल है जो, जैसे मैं आपको एक जनरल बात बोल रहा हूं कि आपको रेगुलरली सारे सब्जेक्ट रिवाइज करने पड़ेंगे सीए इंटर में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अब ये बात जो मैंने बोली है जनरल है, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए होती है। लेकिन अब जैसे ऑडिट से रिलेटेड मैंने एक बात बोली कि बेटा अगर आपको ऑडिट में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो सभी स्टैंडर्ड्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। अब ये स्पेसिफिक बात हो गई। तो जो जनरल आईटी कंट्रोल होते हैं वो ओवरऑल पूरी एंटिटी के लिए होते हैं, ओवरऑल एंटिटी के सारे फंक्शंस को, कंप्यूटर डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। और जो होते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल किसी एक सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी के लिए होते हैं। जैसे टैली है, मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूं। मैंने आईडी पासवर्ड लगाया और आईडी पासवर्ड लगाया पूरे कंप्यूटर पे, तो वो जनरल आईटी कंट्रोल है। पर मान लो मैंने सिर्फ अपना जो टैली सॉफ्टवेयर है जिसमें मेरी अकाउंटिंग हो रही है उसमें आईडी पासवर्ड लगा के रखा है, तो वो एप्लीकेशन कंट्रोल है। एप्लीकेशन कंट्रोल किसी एक सॉफ्टवेयर के लिए है, किसी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए। और जनरल आईटी कंट्रोल मैनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए, वो सभी सॉफ्टवेयर को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, वो ओवरऑल एंटिटी के लिए। तो जनरल आईटी कंट्रोल्स क्या बोलो? इट रेफर्स टू policies and procedures. It refers to policies and procedures
रिलेटेड टू मैनी एप्लीकेशंस। ये किसी एक एप्लीकेशन पे फोकस नहीं करता, इट फोकसेस ऑन मैनी एप्लीकेशन। और याद रखना, जनरल आईटी कंट्रोल अच्छे होंगे तो ही एप्लीकेशन कंट्रोल अच्छे होंगे। जनरल आईटी कंट्रोल पे ही डिपेंड करता है एप्लीकेशन कंट्रोल का अच्छा होना या बुरा होना। आती है बात समझ में? नहीं आती? अच्छा, अब जनरल आईटी कंट्रोल्स के बाद अगले कंट्रोल कौन से आते हैं? जनरल आईटी कंट्रोल के बाद, जनरल आईटी कंट्रोल के बाद अगले कंट्रोल्स आते हैं बेटा, जनरल आईटी कंट्रोल्स के बाद अगले कंट्रोल्स आते हैं बेटा एप्लीकेशन कंट्रोल्स। जनरल आईटी कंट्रोल्स के बाद अगले कंट्रोल्स कौन से आते हैं बेटा? देखो, अब एप्लीकेशन कंट्रोल क्या है, देखो नाम से ही क्लियर है। पहले तो याद करो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। जो कोई एक, जैसे आज टैली है, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, मैंने क्लास में कई बार बताया। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो बाकी सॉफ्टवेयर्स को मैनेज करे, जैसे विंडोज, जैसे कि मैक। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक पर्टिकुलर एक टास्क परफॉर्म करने के काम आए। तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो कंट्रोल्स हैं वो एप्लीकेशन कंट्रोल है, चाहे वो ऑटोमेटेड हो चाहे मैनुअल हो। और याद रखना, एप्लीकेशन कंट्रोल कभी भी एंटिटी को अलग से नहीं लगाने पड़ते, वो सॉफ्टवेयर में बिल्ट इन आएंगे, आपको नहीं लगाने, वो सॉफ्टवेयर के साथ आते हैं, वो एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड माने इनबिल्ट होते हैं सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो पहली चीज तो, आज अगर आपसे कोई पूछे एप्लीकेशन कंट्रोल्स क्या है, तो आप बोलेंगे एप्लीकेशन कंट्रोल्स आर बोथ ऑटोमेटेड, and manual controls that operate at business process level. That operate at business process level मतलब जो किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस प्रोसेस के लिए, लाइक टैलीज फॉर अकाउंटिंग। और ये जो कंट्रोल्स होते हैं ये अलग से नहीं लगाने पड़ते हैं। ये कंट्रोल्स क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं इनटू सॉफ्टवेयर, आईटी एप्लीकेशंस में, यानी आईटी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में इनबिल्ट होते हैं। जैसे इस कंट्रोल के दो एग्जांपल भी याद रखो। एक तो एडिट चेक। एडिट चेक तो बोलता है कि डेटा को इनपुट करने के बाद आप उसको एडिट नहीं कर पाओगे। और एक होता है यूजर लिमिट चेक। यूजर लिमिट चेक ये बताता है कि एक टाइम पे कितने लोग उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरल आईटी कंट्रोल जो मैनी एप्लीकेशन से रिलेटेड होते हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल जो किसी एक एप्लीकेशन से रिलेटेड होते हैं। फिर एक आते हैं बेटा आपके कौन से आते हैं? आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स। कौन से आते हैं? आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स। एक आपके आते हैं बेटा, क्या आते हैं बच्चों? एक आपके आते हैं आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स। अब बच्चों ये जो आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स हैं ये मैनुअल कंट्रोल्स होते हैं। पहले समझो ये ऑटोमेटेड कंट्रोल नहीं है, ये मैनुअल कंट्रोल है। ये वो मैनुअल कंट्रोल्स हैं जो वो रिपोर्ट्स या डेटा यूज करते हैं जो जनरेट फ्रॉम, मतलब ये कंट्रोल लगाए मैनुअली जाते हैं, बस ये जो डेटा यूज करते हैं वो किससे जनरेट हुआ है? आईटी से। जैसे कि आज मैंने इन्वेंट्री की काउंटिंग करी, ये तो मैनुअल कंट्रोल हुआ। फिर इन्वेंट्री की काउंटिंग को उस काउंटिंग से कंपेयर किया जो सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा था, तो आप बोलेंगे कि आपने कौन सा कंट्रोल लगाया है? आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। आप क्या बोलेंगे? आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स आर बेसिकली मैनुअल कंट्रोल्स that make use of data or reports generated by IT systems। बेटा ये वो डेटा या रिपोर्ट यूज करते हैं जो किसने जनरेट किया है? आईटी सिस्टम्स ने जनरेट किया है। तो एक तो एप्लीकेशन कंट्रोल्स हो गए और एक आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स हो गए, ठीक है। फिर एक आते हैं जनरल आईटी कंट्रोल। बार बार बोल रहा हूं, जनरल आईटी कंट्रोल्स की खास बात क्या है? दे रिलेट टू मैनी एप्लीकेशन। वो किसी एक एप्लीकेशन से रिलेटेड नहीं है, दे रिलेट टू मैनी एप्लीकेशन। वो किसी एक एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बना गए, वो बहुत सारी एप्लीकेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। अब बेटा ये जो जनरल आईटी कंट्रोल्स हैं ये भी अपने आप में 4 टाइप के हैं।
ये जो क्या है, जनरल आईटी कंट्रोल्स भी अपने आप में कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के हैं। जैसे सबसे पहला तो है एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन कंट्रोल्स, एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन कंट्रोल्स। अब ये मैंने नाम शॉर्ट में लिख दिया, नोट्स में अगर आप देखेंगे तो इनका पूरा नाम है एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कंट्रोल्स। अब ये कंट्रोल यही बोलते हैं कि आप जब अकाउंटिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर खरीद के ला रहे हो, ये कंट्रोल्स क्या बोलते हैं, जब आप अकाउंटिंग करने के लिए क्या खरीद के ला रहे हो? सॉफ्टवेयर खरीद के ला रहे हो। तो बोले आप अकाउंटिंग करने के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर खरीदो, बोले आप अकाउंटिंग करने के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर खरीदो जिससे कंपनी की जरूरतें पूरी हो। इसमें क्या क्या चीजें होती है, मेन 3-4 बातें बता रहा हूं। एक तो बोले कंपनी की जरूरतों को एनालिसिस करो और उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर का क्या करो? डिजाइन करो। सॉफ्टवेयर का डिजाइन करने के बाद बोलता है सॉफ्टवेयर की कोडिंग करो। सॉफ्टवेयर की कोडिंग करने को बोलते हैं कि कंस्ट्रक्शन कर लो। कंस्ट्रक्शन करने के बाद बोले सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करो कि वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर बोले डेटा कन्वर्जन करो। डेटा कन्वर्जन में क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर, जो डेटा भी मैनुअल है वो कंप्यूटर में डाल दिया जाता है। फिर बोले सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो, गो लाइव। गो लाइव माने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना। और लास्ट बोले जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ है उसकी सॉफ्टवेयर में क्या कराओ? ट्रेनिंग कराओ। तो इन कंट्रोल्स में मेन क्या आता है? एनालिसिस एंड डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, डेटा कन्वर्जन, गो लाइव एंड ट्रेनिंग। ठीक है, उसके बाद फिर अगला क्या आता है? देखो अगला भी इसके जैसा सिमिलर है, प्रोग्राम चेंज। अगला भी इसके जैसा सिमिलर है। अगले वाले कंट्रोल का क्या नाम है? अगले वाले कंट्रोल का नाम है प्रोग्राम चेंज। अब प्रोग्राम चेंज में क्या होता है कि भाई हम जो पुराने सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उनको हम हटा देते हैं और पुराने सॉफ्टवेयर की जगह हम क्या ले आते हैं? नया सॉफ्टवेयर ले आते हैं। अब प्रोग्राम चेंज में भी क्या है, देखो सबसे पहले तो आपके पास चेंज की रिक्वेस्ट आएगी। तो जो आपके पास चेंज की रिक्वेस्ट आएगी आपको उसको देखना पड़ेगा कि भाई कौन बंदा बोल रहा है कि सॉफ्टवेयर चेंज करो। उसके बाद यहां पे भी वही होगा, आपको यहां पे भी वही क्या करना पड़ेगा? एनालिसिस करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा। यहां पे भी आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। टेस्टिंग के अंदर एक मेन होता है यूएटी ट्रेनर, यूजर एक्सेप्टेबिलिटी टेस्टिंग, कि अगर हमने सॉफ्टवेयर लगाया तो यूजर्स को एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं होगा। फिर यहां पे भी अपने को सॉफ्टवेयर को क्या करना पड़ता है? अप्लाई चेंजेस इन प्रोडक्शन, मतलब उनको चेंजेस को रियलिटी में अप्लाई करना पड़ता है। और फिर वही स्टाफ की क्या करानी पड़ती है? ट्रेनिंग। यहां पे भी वही है। उसके बाद एक आता है एक्सेस सिक्योरिटी। क्या आता है? सर देखो नाम से ही क्लियर है, एक्सेस सिक्योरिटी ये चाहती है कि कोई भी अनऑथराइज बंदा, एक्सेस सिक्योरिटी क्या चाहती है? एक्सेस सिक्योरिटी ये चाहती है कि कोई भी अनऑथराइज बंदा हमारे डेटा को क्या ना करे? एक्सेस ना करे, कोई अनऑथेंटिकेटेड बंदे को हमारे डेटा की सिक्योरिटी ना मिले। अब इसमें कई तरह की सिक्योरिटी है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी, उसमें यूजर आईडी पासवर्ड लगाओ, उसको हमने नाम दे दिया एप्लीकेशन सिक्योरिटी। डेटा की सिक्योरिटी होनी चाहिए, डेटा चोरी ना हो, करप्ट ना हो, खराब ना हो, डेटा की सिक्योरिटी हो गई। इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी हो गई, नेटवर्क सिक्योरिटी से ऑनलाइन डेटा का जो हैकिंग होता है वो रुक जाता है। फिजिकल सिक्योरिटी हो गई कि आपने कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रख लिए। इस तरह की कई तरह की सिक्योरिटी किस में आ जाती है? एक्सेस सिक्योरिटी में आ जाती है। फिर आखिरी आपका आता है कंट्रोल्स ओवर डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन कंट्रोल्स। अगला क्या आता है? डेटा सेंटर एंड, बहुत छोटी समरी बना दी मैंने। अब आप सोचो कि इससे भी छोटी समरी हम कर ले पूरे चैप्टर की, नहीं बनेगी। ये मिनिमलिस्टिक है, मतलब आप ये भी पढ़ के जा रहे हो ना, चैप्टर आपका हुआ है। एग्जाम में 1.5 दिन में कैसे चैप्टर तैयार करेंगे, समरी को देख के कर लेना, ठीक है। डेटा सेंटर कंट्रोल। अब डेटा सेंटर कंट्रोल में क्या क्या बातें हैं? देखो यार, डेटा सेंटर कंट्रोल क्या चाहता है? डेटा की सिक्योरिटी चाहता है, ओवरऑल बिजनेस की सिक्योरिटी चाहता है। तो इसमें अब कई सारी की चीजें हैं, मैं इसमें जैसे मेन बातें लिखता हूं। एक तो आपको डेटा का बैकअप रखना है। एक तो बोल रहा है कि आप डेटा का क्या रखो? बैकअप करो। एक ये बोलता है बीसीपी एंड डीआरपी करो, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग एंड डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग।
ठीक है, ये बहुत जरूरी है। मतलब कल को हमारे सॉफ्टवेयर्स फेल हो गए, हमारा सोचो इसका कितना अच्छा एग्जांपल देता हूं, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग या आपके डिजास्टर रिकवरी प्लान का, कितना अच्छा रीसेंट एकदम, अब वो मौके की बात है कि दे रहा हूं। आप सबको पता है मंडे टू फ्राइडे स्टॉक मार्केट बंद रहता है, सॉरी चालू रहता है, सैटरडे संडे बंद रहता है। इस बार संडे को स्टॉक मार्केट खुला था सैटरडे को 3:15 बजे, गूगल कर लेना बाद में जाके क्यों खुला था। बीएससी एनएससी आज के टाइम पे एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। अब गवर्नमेंट को ये डर है कि कहीं ये सॉफ्टवेयर फेल हो गए, करप्ट हो गए, कि इन्होंने सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया तो पूरा मार्केट क्रैश कर जाएगा। तो गवर्नमेंट एक ऑल्टरनेट सॉफ्टवेयर टेस्ट कर रही है। उस सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग के लिए 3:15 बजे सैटरडे को स्टॉक मार्केट खुला और वो मॉक ट्रेडिंग थी। मतलब आप जो शेयर खरीद रहे हो या बेच रहे हो, एक्चुअल में खरीदे बेचे नहीं जा रहे, सिर्फ एक मॉक ट्रेडिंग है कि खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो नया वाला सॉफ्टवेयर उसे हैंडल कर पा रहा नहीं कर पा रहा। तो कल को पुराना वाला सॉफ्टवेयर क्रैश हुआ तो गवर्नमेंट के पास एक प्लानिंग है कि इमीडिएटली नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे, तो वो भी इसमें आता है। इसी के अंदर हेल्प डेस्क का फंक्शन आता है कि एक हेल्पलाइन रहती है कि अगर किसी भी एम्प्लॉय को आईटी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए तो हेल्प डेस्क पे जाके उसको सॉल्व करा पाए। बोलो आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, बोलो यस और नो। यहां तक क्लियर है, वेरी गुड। देखो इसको जल्दी से देखो, फिर एक अगला टॉपिक पढ़ेंगे, टेस्टिंग मेथड्स इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। अगला टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे, टेस्टिंग मेथड्स इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। और एक टॉपिक है जिसका ओवरव्यू दूंगा, नोट्स में नहीं लिखूंगा। चलिए बच्चों आगे चलेंगे। अब जैसे अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा टॉपिक बीच में है कि जनरल आईटी कंट्रोल्स का और एप्लीकेशन कंट्रोल्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है। आपको एक हेडिंग मिलेगी, जनरल आईटी कंट्रोल्स वर्सेस एप्लीकेशन कंट्रोल्स। देखो कुछ भी नहीं है, पॉइंट इतना सा है कि अगर जनरल आईटी कंट्रोल्स अच्छे से काम करेंगे तो एप्लीकेशन कंट्रोल अच्छे से काम करेंगे, और अगर जनरल आईटी कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल दोनों अच्छे से काम करेंगे तो ही सिस्टम जनरेटेड डेटा कंप्लीट भी होगा और एक्यूरेट भी होगा। लॉ बोला, रिलेशनशिप यही है। बोलो, या लिख ही देता हूं, चलो यार अब बोल दिया है तो लिख ही देता हूं, फटाफट फटाफट लिख देते हैं। पेपर में एक टॉपिक आ सकता है, पेपर में एक टॉपिक आ सकता है, क्या टॉपिक आ सकता है बच्चों, जनरल आईटी कंट्रोल्स वर्सेस एप्लीकेशन कंट्रोल्स। पेपर में एक टॉपिक आ सकता है, जनरल आईटी कंट्रोल्स वर्सेस एप्लीकेशन कंट्रोल्स। अगर पेपर में टॉपिक आता है तो आपको यही लिखना होगा कि जनरल आईटी कंट्रोल्स अच्छे होंगे तो एप्लीकेशन कंट्रोल्स अच्छे होंगे। तो आप क्या बोलोगे, जनरल आईटी कंट्रोल्स, जनरल आईटी कंट्रोल्स आर नीडेड, जनरल आईटी कंट्रोल्स are needed to support functioning of application controls, to support functioning of application controls। फिर आपको बोलना है both are needed, फिर आपको बोलना है both are needed to ensure, both are needed to ensure completeness and accuracy of data, both are needed to ensure completeness and accuracy of data।
ठीक है, अब ये पूरा टॉपिक हो गया, अब तो पूरा ही हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। अब अपना अगला मुद्दा आता है, अब अपना अगला मुद्दा आता है कि टेस्टिंग मेथड्स क्या रहेंगे, किसमें टेस्टिंग मेथड्स क्या रहेंगे, टेस्टिंग मेथड्स क्या रहेंगे इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में चेकिंग कैसे करें, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में टेस्टिंग कैसे करें, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में एग्जामिनेशन कैसे करें। तो देखो आपको क्या करना है, इसमें जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये लिख के आनी है। पहले आपको बोलना है कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में ऑडिट करने के 4 टूल्स होते हैं। एक आपको बोलना है कि इंक्वायरी होता है, एक आपको बोलना है कि ऑब्जर्वेशन होता है, एक आपको बोलना है कि इंस्पेक्शन होता है, और एक आपको बोलना है कि रीपरफॉर्मेंस होता है। तो आपको ऐसे करके बोलना है कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में ऑडिट करने के 4 टूल्स होते हैं। फिर आपको ये बताना है कि देखो इंक्वायरी करने में टाइम बहुत कम लगता है, इसलिए इन चारों टूल्स में इंक्वायरी सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। लेकिन इंक्वायरी अगर आपने किसी से करी तो सामने वाला झूठ भी बोल सकता है, तो क्वालिटी वाइज वो सबसे खराब है, इसलिए वो लीस्ट इफेक्टिव है। सबसे एफिशिएंट क्या है, इंक्वायरी, लेकिन सबसे इफेक्टिव लो इफेक्टिवनेस भी किसकी है, इंक्वायरी। तो इंक्वायरी क्या है, अपने को याद रखना है, इंक्वायरी मोस्ट एफिशिएंट ऑडिट टेस्ट है, लेकिन एट द सेम टाइम इंक्वायरी प्रोवाइड्स लीस्ट इफेक्टिव ऑडिट एविडेंस। इंक्वायरी प्रोवाइड्स लीस्ट इफेक्टिव ऑडिट एविडेंस। फिर वैसे ही आपको रीपरफॉर्मेंस में समझाना है, आपको ये बोलना है रीपरफॉर्मेंस के लिए क्या बोलना है, बोले रीपरफॉर्मेंस से हमको क्या आते हैं, मोस्ट इफेक्टिव एविडेंस आते हैं, मोस्ट इफेक्टिव एंड बेस्ट ऑडिट एविडेंस आते हैं। लेकिन जो रीपरफॉर्मेंस है बोले वो एफिशिएंट नहीं होती, क्योंकि रीपरफॉर्मेंस करने में टाइम बहुत कम लगता है, पहले तो टाइम बहुत ज्यादा लगता है। पहले तो ये लिख दिया, समझ में आई बात। रीपरफॉर्मेंस कोई भी काम की करोगे तो बोले टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए ये लीस्ट एफिशिएंट है, पर क्योंकि रीपरफॉर्मेंस कर ली तो क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी, इसलिए मोस्ट इफेक्टिव है। लेकिन फिर आपको लिखने आना पड़ेगा कि आईसीआई का सजेशन क्या है। तो आप अब ये मैं पूरी लाइन बोर्ड पे लिखता हूं, जनरली अप्लाइंग इंक्वायरी, generally applying inquiry in combination with inspection, provides most effective and efficient audit evidence। बोलिए आती है बात, समझ में नहीं आती, आती है बात, समझ में नहीं आती। जनरली अप्लाइंग इंक्वायरी इन कॉम्बिनेशन विद इंस्पेक्शन, अगर आप इंक्वायरी इन कॉम्बिनेशन विद इंस्पेक्शन करते हैं तो बोले सबसे ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट ऑडिट एविडेंस मिलते हैं। अगर इस टॉपिक में इतनी भी बातें आप लिखकर आ सकते हो तो मेरे हिसाब से आपका काम बन जाएगा। बोलिए आया। फिर एक टॉपिक और है जो ऑडिट रिलेटेड टू आईटी एनवायरनमेंट में आपको आना चाहिए, मेरे हिसाब से आना चाहिए, विच इज ऑडिट अप्रोच, विच इज क्या, ऑडिट अप्रोच इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में ऑडिट करने की आपकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए, ऑडिट अप्रोच इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ठीक है, यह भी आपको आना चाहिए। तो आपसे कोई पूछेगा कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में ऑडिट करने की क्या अप्रोच रहेगी, तो आप सबसे पहले तो बोलना कि यार आप जब ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में ऑडिट करने जाओ तो बोले सबसे पहले तो आप रिस्क असेसमेंट करना। क्या करना, रिस्क असेसमेंट करना। रिस्क असेसमेंट में 3 बातें मैं आपको कह रहा हूं, याद रखो। सबसे पहले रिस्क असेसमेंट में याद रखो कि ऑडिटर को देखना पड़ेगा कि वो रिस्क का क्वालिटेटिव टर्म्स में मेजरमेंट करे या वो रिस्क का क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजरमेंट करे। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कंसिडरेशन,
क्वालिटेटिव टर्म्स में रिस्क मेजर होगा मतलब हाई मीडियम लो, क्वांटिटेटिव रिस्क टर्म्स में रिस्क मेजर होगा मतलब परसेंटेज में। एक इन्होंने बोला आप आइडेंटिफाई करो लाइकली सोर्सेज ऑफ मिसस्टेटमेंट, कि कंपनी में मिसस्टेटमेंट होने के कहां कहां चांसेस हैं, व्हाट आर द लाइकली सोर्सेज ऑफ मिसस्टेटमेंट। और एक इन्होंने बोला कि आप कंसिडर करो आईटी रिस्क। अब आईटी रिस्क क्या क्या होते हैं मैंने आज ही आपको बताया, रिस्क ऑफ इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, लॉस ऑफ डेटा, ये सब। तो इन्होंने बोला सबसे पहले तो आप क्या कर लो, रिस्क असेसमेंट कर लो। इन्होंने बोला सबसे पहले तो आप क्या कर लो, रिस्क असेसमेंट कर लो। बोले रिस्क असेसमेंट करने के बाद आपको कंपनी के जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं या जनरल कंपनी का जो बिजनेस है वो अंडरस्टैंड करना है। भाई रिस्क असेसमेंट कर लो। बोले रिस्क असेसमेंट करने के बाद कुछ चीजों को अंडरस्टैंड भी कर लो और इवेल्युएट भी कर लो। बोले कुछ चीजों को क्या कर लो, अंडरस्टैंड भी कर लो और इवेल्युएट भी कर लो। किन बातों को अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट करने बोला, बोले एक तो बनाओ, प्रिपेयर करो रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स। रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स एक टेबल होती है जो यह बताती है कि कंपनी क्या क्या रिस्क फेस कर रही है और उन रिस्क को रोकने के लिए कंपनी ने क्या क्या कंट्रोल्स बनाए हैं। तो बोले एक तो रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स बना लो, एक बोले वॉक थ्रू टेस्ट कर लो। सर वॉक थ्रू टेस्ट होता है कि पूरे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का इन डेप्थ एग्जामिनेशन करना फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड। पूरे इंटरनल कंट्रोल्स का इन डेप्थ एग्जामिनेशन करना फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड। फिर ये वाला पॉइंट बोल रहा है आप कंट्रोल्स चेक कर लो, आईटी के जनरल कंट्रोल्स। अभी हमने पढ़ा आईटी में कितने टाइप के कंट्रोल होते हैं, 3। तो ये बोल रहा है जनरल आईटी कंट्रोल्स भी चेक कर लो एंड एप्लीकेशन कंट्रोल्स भी चेक कर लो। बोल रहा है जनरल आईटी कंट्रोल्स भी चेक कर लो एंड एप्लीकेशन कंट्रोल्स भी चेक कर लो। कर लिया। उसके बाद ये बोल रहा है कि पहले तो आप टेस्ट करो। क्या टेस्ट करो, बोले इंटरनल कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को टेस्ट करो। बोले इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव एफिशिएंट है या नहीं है, लॉजिकली सोचना है। बोले आप टेस्ट करो। क्या टेस्ट करो, इंटरनल कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस टेस्ट करो कि वो इफेक्टिव एफिशिएंट है या नहीं है, और उसके बेसिस पे आप असेस करो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, कि आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कितना डेप्थ में जाके लगाने हैं। इंटरनल कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस के बेसिस पे आप असेस करो, इंटरनल कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस के बेसिस पे आप असेस करो रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। कंट्रोल्स जितने ज्यादा इफेक्टिव होंगे डेटा उतना ज्यादा रिलायबल होगा एंड वाइस वर्सा। और कंट्रोल्स की टेस्टिंग के बेसिस पे डिसीजन लो कि सैंपल टेस्टिंग करनी है या नहीं करनी है। उसके बाद इन्होंने बोला लास्ट में आपको ऑडिट रिपोर्ट बनानी है। तो लास्ट स्टेज हो गया रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग में सबसे पहले तो ये बोल रहा है आइडेंटिफाई करो इंटरनल कंट्रोल की सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज, इंटरनल कंट्रोल की मेन कमियां पता लगाओ। उसके बाद बोल रहा है मैनेजमेंट को सजेशन दो कि रेमिडिएशन कैसे करना है, मतलब ठीक कैसे करनी है ऑफ वीकनेसेस, वीकनेसेस को ठीक कैसे करना है मैनेजमेंट को बताओ। और फिर ये बोल रहा है फाइनली आपको अपनी क्या बनानी है, ऑडिट रिपोर्ट। ये बोले ये पूरी अप्रोच एज एन ऑडिटर आपकी रहनी चाहिए। बोले पूरी अप्रोच एज एन ऑडिटर आपकी रहनी चाहिए जब आप क्या कर रहे हो, बोले जब आप ऑडिटिंग कर रहे हो। किसमें ऑडिटिंग कर रहे हो, बोले जब आप ऑडिटिंग कर रहे हो इन एन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट। बोलो आया नहीं आया समझ में, क्लियर है। तो ऑडिट अप्रोच इन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट हमारा हो गया, टेस्टिंग मेथड्स इन एन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट हो गया। अब देखो दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं। एक तो डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट, क्या आता है, डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट आता है। और डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट के अलावा मेरे लिए जो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, आईएफसी, एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। ये दो टॉपिक मेरे लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। कौन कौन से,
सबसे पहला तो डेटा एनालिटिक्स, सबसे पहला तो डेटा एनालिटिक्स। दोनों टॉपिक पे बात करेंगे, अभी कर रहे हैं इमीडिएट। एक तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या बोला मैंने, क्या है मेरे लिए? एक तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट। एक तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है बेटा? डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट। सर डेटा एनालिटिक्स का क्या मतलब होता है? डेटा एनालिटिक्स का मतलब होता है जो आज के टाइम पे वास्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा अवेलेबल है उसको कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना और उससे मीनिंगफुल कंक्लूजन्स ड्रॉ करना। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि डेटा एनालिटिक्स क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे? डेटा एनालिटिक्स रेफर्स टू, लर्न कर लो भैया इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेटा एनालिटिक्स रेफर्स टू, डेटा एनालिटिक्स रेफर्स टू combination of processes, tools and techniques which are used to tap vast amount of which are used to tap vast amount of electronic data to draw meaningful conclusions। मीनिंगफुल कंक्लूजन्स निकालने के लिए जब हम वास्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा को एनालाइज करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उससे मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, तब हम कहते हैं कि हमने क्या लगाई है? डेटा एनालिटिक्स। फिर आपको यह पता होना चाहिए जब डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड टूल्स एंड टेक्निक्स, जब किससे रिलेटेड? डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड टूल्स एंड टेक्निक्स ऑडिट में लगाई जाती हैं तो उसी को नाम देते हैं कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स। तो बोलना वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, द टूल्स एंड टेक्निक्स दैट ऑडिटर्स यूज, द टूल्स एंड टेक्निक्स दैट ऑडिटर्स यूज in applying the principles of data analytics, in applying the principles of data analytics, it is called computer assisted audit technique यानी कि कैट। अब फिर अपने को पूछेगा पेपर में कैट लगा के ऑडिटर क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है? क्या पूछेगा? कैट लगा के ऑडिटर क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है? तो कुछ 4-5 पॉइंट भी अगर आप इसको याद रख लेते हो कि कैट लगा के क्या क्या फंक्शंस एज एन ऑडिटर आप यूज कर सकते हो परफॉर्म, तो लिखा लाइक आप ये बोल दो कि कैट कैन बी यूज्ड टू चेक कंप्लीटनेस ऑफ डेटा, CAT can be used to check completeness of data and population. CAT can be used for selection of audit samples. फिर आप बोल सकते हो CAT can be used for recomputation of balances. CAT can be used for recomputation of balances. CAT can be used for re-performance of, CAT can be used for re-performance of mathematical calculations. CAT can be used for re-performance of mathematical calculations. CAT can be used for the purpose of fraud investigation. तो ये सारे कैट के क्या हो गए बच्चों? यूजेस हो गए। तो ये मेन बातें अगर आप डेटा एनालिटिक्स में याद रख सकते हो तो मेरे को लगता है कि आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिजिटल ऑडिट का एक टॉपिक होगा बुक्स में, आपको रीड करना हो एक बार रीड कर लेना, मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक। मैंने क्लास में पढ़ाते वक्त भी बोला था फालतू का फर्जी का टॉपिक है, पता नहीं बुक में क्यों डाला हुआ है। ठीक है, रीड ओनली कर सकते हो। अच्छा,
अब ये टॉपिक तो भाई साहब इंपॉर्टेंट है ही, इसमें तो कोई डाउट आप रखना ही मत, कोई दुख या संकोच अपने मन में रखना ही मत। क्या टॉपिक बेटा? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, यानी कि आईएफसी, एज पर regulatory requirements, as per regulatory requirements, internal financial controls as per regulatory requirements। ये क्या टॉपिक है? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। बेटा मैंने हिंदी में लाइन लिखा रखी होगी कि जिसे हम अकाउंट्स के अंदर, या ऐसे बोलो जिसे हम ऑडिटिंग के अंदर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं, उसी को कंपनीज एक्ट में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल यानी कि आईएफसी बोला जाता है। ठीक है, अब आईएफसी की जो डेफिनेशन है वो हमने लॉ के अंदर पढ़ रखी है। डेफिनेशन ऑफ आईएफसी जो हमने पढ़ रखी है वो हमने लॉ में पढ़ी हुई है, बीओडी रिपोर्ट में। बीओडी रिपोर्ट में सेक्शन 134 के सबसेक्शन 5 के क्लॉज ई में, बीओडी रिपोर्ट में सेक्शन 134 के सबसेक्शन 5 के क्लॉज ई में ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, तो बीओडी रिपोर्ट में कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 134 के सबसेक्शन 5 के क्लॉज ई में डेफिनेशन ऑफ आईएफसी है। तो पहले तो आपको डेफिनेशन ऑफ आईएफसी लर्न होनी चाहिए, जो मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूं, आप लर्न करिएगा। This definition is same as definition, almost similar to definition of internal controls। ठीक है, अब मेन आपको पता होनी चाहिए आईएफसी की लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है। किसकी बेटा? आईएफसी की लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है कंपनीज एक्ट 2013 में। तो अगर हम आईएफसी की लीगल रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे कंपनीज एक्ट 2013 में, अगर हम आईएफसी की लीगल रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे कंपनीज एक्ट 2013 में, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कंपनीज एक्ट 2013 में आईएफसी के ऊपर 4 सेक्शन है। एक 134 का सबसेक्शन 5 का क्लॉज ई, एक 143 का सबसेक्शन 3 का क्लॉज आई, एक 177 सेक्शन का सबसेक्शन 4 का क्लॉज 7, और एक इसमें सेक्शन है 149 का सबसेक्शन 8। अब कौन सा सेक्शन किस चीज का है पहले ये भी बताता हूं। 134 का सबसेक्शन 5 का ई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सेक्शन है, 143(3) का आई ऑडिटर का सेक्शन है, 177 सेक्शन ऑडिट कमिटी का है, और 149 का 8 जो सेक्शन है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का है, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का है। ठीक है, अब कौन सा सेक्शन क्या बात बोलता है? अब कौन सा सेक्शन क्या बात बोलता है? तो जैसे 134 का 5 का ई ये बोलता है कि जब लिस्टेड कंपनी में बीओडी की रिपोर्ट बनेगी, बोले जब लिस्टेड कंपनी में बीओडी की रिपोर्ट बनेगी तो बीओडी को यह बताना पड़ेगा कि उन्होंने एक ऐसा इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इंप्लीमेंट करा है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इंप्लीमेंट करा है, उन्होंने एक ऐसा इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इंप्लीमेंट करा है, आईएफसी इंप्लीमेंट करा है जो एडिक्वेट है, जो क्या है? एडिक्वेट है, जो एडिक्वेट है एंड इफेक्टिवली काम भी कर रहा है, जो एडिक्वेट है और इफेक्टिवली काम भी कर रहा है, जो एडिक्वेट है और इफेक्टिवली काम भी कर रहा है। बोलो आया? फिर ये बोलते हैं जो ऑडिटर है, बोले ऑडिटर को भी रिपोर्ट करना पड़ेगा किसके ऊपर? ऑन ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स। बोले ऑडिटर को भी इस पे ऑडिट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। बोले ऑडिटर को भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताना पड़ेगा कि कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव एंड एफिशिएंट है या नहीं है। पर इस पॉइंट की नॉन एप्लीकेबिलिटी थी। एक तो ये पॉइंट ओपीसी पे नहीं लगता था, एक ये पॉइंट स्मॉल कंपनी पे नहीं लगता था, और एक ये पॉइंट ऐसी
प्राइवेट कंपनी पे नहीं लगता था जिसका टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ हो एंड जिसके जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए गए लोन्स हैं वो लेस देन 25 करोड़ हो। ठीक है, उसके बाद ऑडिट कमेटी। बोले ऑडिट कमेटी की भी ड्यूटी है। बोले ड्यूटी है, किसकी ड्यूटी है? ड्यूटी ऑफ ऑडिट कमेटी। क्या ड्यूटी है ऑडिट कमेटी की? बोले ऑडिट कमेटी की भी ड्यूटी है, ड्यूटी ऑफ ऑडिट कमेटी टू इवेल्युएट। क्या इवेल्युएट करे ऑडिट कमेटी? बोले ऑडिट कमेटी की भी ड्यूटी है कि वो इवेल्युएट करे एक तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। बोले ऑडिट कमेटी की भी ड्यूटी है कि वो इवेल्युएट करे क्या? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। एंड वो इवेल्युएट करे कंपनी के रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स को। बोले ऑडिट कमेटी की भी ड्यूटी है। किसकी ड्यूटी है? ऑडिट कमेटी की भी। और लास्ट बोले जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, जो क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, उनकी भी ड्यूटी है। ये बोला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल सेटिस्फाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल सेटिस्फाई देमसेल्व्स दैट। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को यह चीज से सेटिस्फाई होना पड़ेगा दैट एक तो इंटीग्रिटी है। किस में इंटीग्रिटी है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में इंटीग्रिटी है मतलब वो ट्रू एंड फेयर है। प्लस उन्हें भी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि कंपनी के आईएफसी एंड कंपनी का जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है वो रोबस्ट एंड डिफेंसिबल है। रोबस्ट है मतलब इफेक्टिव है, डिफेंसिबल है मतलब रिलायबल है। यही लिखा हुआ है, आप चेक कर लेना चाहे तो। ये अपनी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हो गई। ये अपनी क्या हो गई? रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हो गई रिलेटिंग टू इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। आई होप सबको आया होगा, याद आया ये पूरा पढ़ा हुआ। ऑलमोस्ट आप ये मान लो 100 पेज का चैप्टर है अपना, ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ गया रिवीजन। पहले बताओ आ रहा है नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? सोचो हमने पूरे चैप्टर को चार्ट फॉर्म में बना लिया, पूरा का पूरा चैप्टर चार्ट फॉर्म में आ गया। अब तो अपन ये चैप्टर मेरे को लगता है कर ही लेंगे, कर लेंगे। सुबह से हम बैठे हुए हैं, सुबह से बैठे तो हमने 16 पेज तो लिख लिए, तो हमने मेहनत तो काफी कर ली। तो ये मेहनत हमें बाद में बेनिफिट्स भी देगी। अगर हम पढ़ेंगे तो बेनिफिट भी आएगा, ऐसे थोड़ी नहीं आएगा। और ऑडिट में घबराना नहीं है सर, ऑडिट में मार्क्स आते हैं। आज ऑडिट में मार्क्स आप सोचोगे ना कि नहीं आएंगे, वो बिल्कुल नहीं होगा। ऑडिट में मार्क्स आते हैं। इस बार भी बहुत कम बच्चे बैठे थे, ओवरऑल रिजल्ट भी बहुत लो था, फिर भी इस बार वाले अटेम्प्ट में भी मेरे ही स्टूडेंट्स में एक बच्चे के ऑडिट में 84 मार्क्स आए हैं। और एक बच्चा ऐसा है जिसके तीनों सब्जेक्ट्स में, मतलब अगर आप सोचोगे सेकंड ग्रुप में कॉस्ट, एफएम और ऑडिट होते हैं, तो उसके कॉस्ट में 47 आए हैं और एफएम में 42 ही आए हैं, और उसके 73 मार्क्स ऑडिट में, और सिर्फ ऑडिट की वजह से वो बोथ ग्रुप पास हुआ है। तो आप ये मत सोचो कि थ्योरी पेपर में मार्क्स नहीं होते, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। थ्योरी पेपर में मार्क्स आते हैं। मैंने सिर्फ जितना पढ़ाया है उतना अगर आप तरीके से पढ़ के जाओगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। यू विल गेट गुड मार्क्स इन थ्योरी पेपर। पहले मुझे बताओ यहां तक समझ में आ गया नहीं आ गया? आप तो ये बता दो बस, यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़ूं? यस सर आगे बढ़ जाओ। अब सर एक बुक में छोटा सा टॉपिक है डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क। उसमें यही है, आपने जो क्लाइंट के बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग ले रखी है, जो फ्रॉड एरर आइडेंटिफाई करे हुए हैं, जो भी आपने इंटरनल कंट्रोल्स चेक करे हुए हैं, उन सबकी आप डॉक्यूमेंटेशन कर लो। फिर एक छोटा सा टॉपिक है असेस एंड रिपोर्ट ऑडिट फाइंडिंग्स। ये सब टॉपिक कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस कैरी नहीं करते हैं, एक एक बार आपने ऊपर से रीड कर ली चलेगा। आता है यहां तक बात? अब एक्चुअल में मेरे हिसाब से जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है, मेरे हिसाब से इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है एसए 330। क्या आता है? एसए 330। अब आप देखोगे तो हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ रहा है एसए 330। एसए 330 का नाम है द ऑडिटर्स responses to assessed risk. The auditor's responses to assessed risk. ठीक है। अब सर इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, फिर इस स्टैंडर्ड में दो चीजों पे बात होनी है।
एक तो इस स्टैंडर्ड में बात होनी है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पर और एक स्टैंडर्ड में बात होनी है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स पे, ठीक है।